नमस्कार, मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज धात्री माता के पोषण के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ कि धात्री अवस्था में माता को स्तनपान कब तक कराना चाहिए, शिशु और माता को स्तनपान कराने से क्या लाभ होते हैं, धात्री अवस्था में कौन से व्यायाम करना चाहिए और कौन सा भोजन वर्जित समझना चाहिए। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानती हैं कि माता का दूध अमृत के समान होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जो माँ की दूध की तुलना कर सके। परमपिता परमेश्वर ने शिशु जन्म से पूर्व माता के स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित कर दी है, जिसे जन्म के पश्चात शिशु अपने माता के स्तनों से चूसता है, उससे पालन पोषण पाता है और बड़ा होता है। माता के दूध में वे सभी खाद्य पदार्थ, वे सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु के पालन पोषण के लिए निहायत जरूरी होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि धात्री अवस्था किसको कहते हैं, तो आइए जानते हैं। शिशु जन्म के पश्चात जब तक माता अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, तब तक की अवस्था धात्री अवस्था कहलाती है और स्तनपान कराने वाली माता धात्री माता अथवा स्तनपान कराने वाली माता कहलाती है, जिसको हम लैक्टेटिंग मदर अथवा नर्सिंग मदर कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं कि स्तनपान कराने से क्या क्या लाभ होते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में कई युवतियां जो अपने सौंदर्य के प्रति काफी जागरूक होती हैं, अपने शारीरिक सौंदर्य को महत्ता देती हैं, वे अपने शिशु को स्तनपान करवाना नहीं चाहती हैं। मैं उनके लिए और आप सबों के लिए कहना चाहती हूं कि शिशु के स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों को लाभ होते हैं। पहले माता के लाभ को गिनाती हूं। माता जब अपने शिशु को स्तनपान करवाती है और उसे गोद में लेकर के उसका सिर अपने हाथों से फेरती है, तो माता और शिशु के बीच में भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। माता और शिशु के बीच में प्रेम की संबंध स्थापित होता है। माता को मानसिक संतुष्टि मिलती है। इतना ही नहीं, जब माता शिशु को स्तनपान करवाती है तो वह देर से गर्भवती होती है, क्योंकि स्तनपान प्रक्रिया से गर्भाधान की प्रक्रिया देर से प्रारंभ होती है और यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह काम करता है, नेचुरल कंट्रासेप्टिव्स की तरह वर्क करता है। स्तनपान करवाने से माता के यूट्रस पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेता है और जल्दी ही माता पहले की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, जैसा उसका बदन पहले की तरह छरहरा हो जाता है। इसी तरह आप देखती होंगी कि कई ऐसी माताएं हैं जिनके 2 बालक हैं, उसके उपरांत भी वे ऐसा लगती हैं जैसे इनकी शादी भी नहीं हुई है और वे अत्यंत ही सौंदर्यशाली, शारीरिक दृष्टि से अत्यंत ही चुस्त दुरुस्त दिखती हैं। स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या नहीं होती है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो माताएं अपने शिशु को स्तनपान करवाती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने जैसी कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही स्तनपान करवाने से दूध पर होने वाला जो खर्च है वह बच जाता है। जब माता चाहे तब अपने शिशु को अपने गोद में लेकर के दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब मां अपने शिशु को गोद में लेकर के दूध पिलाती है तो उसके शिशु को भी फायदा होता है। तो आइए हम जानते हैं कि शिशु को दूध पीने से क्या क्या लाभ होता है। स्तनपान से शिशु का जबड़ा का व्यायाम होता है। जब वह माता के स्तनों को चूसता है तो उसके जबड़े सक्रिय हो जाते हैं और वह ताकतवर बनता है। बालक अच्छा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, उसकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, उसे किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी होने का भय नहीं रहता है, क्योंकि माता का दूध कीटाणु और रोगाणु रहित होता है, जिसे किसी भी प्रकार से गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होता है, सीधे ही माता के स्तन शिशु के मुंह में चला जाता है, जिसे शिशु चूसता रहता है। माता के प्रथम 2 दिनों में जो स्तनों से दूध निकलता है उसमें कोलोस्ट्रोम होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रोम कहते हैं। इस कोलोस्ट्रोम में इम्यूनोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में होता है, जो रोग रोधक
शक्ति को बढ़ाता है, जो बालक के पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जो बालक को संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह गाढ़ा पीला द्रव होता है। कई माताएं अनजाने में इस दूध को अपने शिशु को नहीं पिलाती हैं और इसे यूं ही बाहर फेंक देती हैं। इसलिए मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहती हूं कि शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 2 दिन निकलने वाला दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होता है, जिसे अवश्य ही अपने बालक को पिलाना चाहिए। आप देखते हैं कि प्रारंभ में शिशु का दूध पतला होता है, क्योंकि शिशु का पाचन तंत्र भी कमजोर होता है। लेकिन जैसे जैसे शिशु का पाचन तंत्र मजबूत बनता है, वैसे वैसे दूध का संगठन भी और संरचना भी गाढ़ा होता जाता है। यह प्रकृति ने स्वयं ही उसके लिए बदलाव किए हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक माता के स्तनों से कितने मात्रा में दूध निकलता है। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जो माताएं संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करती हैं, उनके स्तन से 600 से 700 मिलीलीटर दूध का स्रावन होता है। वहीं कुपोषित माताओं के स्तनों से मात्र 400 से 500 मिलीलीटर दूध का स्रावन होता है। यह मात्रा मैंने प्रारंभ के 0 से लेकर के 6 माह तक के बताई है, और 6 माह से लेकर के 12 माह की अवस्था तक आते आते माता के स्तनों से दूध का स्रावन कम हो जाता है और अब 400 से 500 मिलीलीटर दूध का स्रावन होने लगता है। और ये स्रावन उनमें होता है जो माताएं संतुलित और पौष्टिक आहार को ग्रहण करती हैं। जो कुपोषित होती हैं, उनके स्तनों से 350 से 450 या उससे भी कम मात्रा में दूध का स्रावन होता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया है, ये जानकारी प्रदान की है कि एक स्तनपान कराने वाली माता के स्तनों से 850 मिलीलीटर दूध का स्रावन होना चाहिए। इतने दूध से 600 किलो कैलोरी ऊर्जा, 10.2 ग्राम प्रोटीन, 22 से 24 मिलीग्राम आयरन और 450 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिलता है। अब हम ये जानते हैं कि इन पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति के लिए माता के आहार में पूर्ण पौष्टिक और संतुलित आहार होना चाहिए, तभी उसका आहार पौष्टिक और संतुलित होगा। माता जिस प्रकार के आहार ग्रहण करती है, अगर माता संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करती है तो उसका दूध भी पौष्टिक और संतुलित होता है और शिशु उसे पीकर बलवान बनता है। तभी कहा जाता है कि कभी आपने सुना होगा कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो दूसरा लोग कहता है अगर माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जाओ। इससे आप समझ जाते होंगे कि माँ के दूध में कितनी ताकत होता है और कितनी अमृत की भावना होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि किन कारणों से माता के स्तनों से कम दूध का स्रावन होता है। तो मैं बता दूं कि जिन माता का स्वास्थ्य स्तर निम्न होता है, यदि वे संक्रामक बीमारी से ग्रसित होती हैं, निर्बल कमजोर होती हैं, तो उनके स्तनों से दूध का मात्रा भी कम निकलता है। वैसे भी जो माता चेचक, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस जैसे रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने शिशु को स्तनपान न कराएं। ऐसा यदि वे कराती हैं तो उसके शिशु में भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्तनों से दूध कम स्रावन होने का दूसरा प्रमुख कारण है माता का बढ़ता उम्र। अगर माता का उम्र 35 वर्ष या अथवा इससे अधिक है तो उसके स्तनों से भी कम मात्रा में दूध का स्रावन होगा, क्योंकि लैक्टियल ग्लैंड्स हार्ड हो जाते हैं, उसका लचीलापन खत्म हो जाता है और उन लैक्टियल डक्ट्स में दूध का स्रावन कम होता है, जिसके कारण दूध की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार मैंने धात्री अवस्था के बारे में बताया है, जैसे जैसे धात्री अवस्था बढ़ते जाती है वैसे वैसे दूध की मात्रा कम हो जाते जाती है। जैसा कि प्रथम मैंने बताया कि 0 to 6 मंथ तक शिशु के पोषण के लिए परमात्मा ने खूब मात्रा में दूध स्रावित किया है। इसके पश्चात उसे मां के दूध के अलावा ऊपरी आहार की आवश्यकता पड़ती है और माता के आहार में और माता के स्तनों में दूध की कमी आ जाती है। इसी प्रकार यदि माता के निपल्स में किसी प्रकार का डिफेक्ट्स है, वो धंसा हुआ है अथवा फटा हुआ है, तो भी दूध का स्रावन कम होगा और शिशु उसे अच्छी तरह से नहीं पी पाएगा। माता का अगर शिशु के मुंह में किसी प्रकार की विकृति है,
कटा हुआ होठ है, फटे हुए तालू हैं, तो भी वह माता के स्तनपान नहीं कर सकता है। जो माताएं कामकाजी हैं वे भी अपने बालकों के ठीक प्रकार से स्तनपान नहीं करवा सकती हैं। यद्यपि भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी संस्थानों ने प्रसूता स्त्री को 6 माह तक प्रसूता काल की अवकाश दे रखा है ताकि शिशु का अच्छी तरह से पालन पोषण हो जाए और उसे माता भरपूर प्यार दुलार दे सके। अब हम ये जानना चाहते हैं कि माता को किस किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि वह ठीक प्रकार से अपने बालक को स्तनपान करवा सके और उसका भी स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सामान्य स्त्री की तुलना में एक धात्री माता होती है, उनको अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहां सामान्य स्त्री को जितनी आवश्यकता है कैलोरी की, उससे 550 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत होती है और 600 मिलीग्राम कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इन सब की पूर्ति आहार के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसलिए धात्री माता के आहार में ऊर्जा से भरपूर भोजन होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं सभी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, मड़ुआ, ये सभी अनाज कार्बोज के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा आलू, शकरकंदी, शक्कर, गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इनके माध्यम से चावल रोटी दे करके, हलवा दे करके, गोंद की लड्डू दे करके इनकी पूर्ति की जा सकती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए मांसाहारी भोज्य पदार्थ उत्कृष्ट प्रकार के होते हैं, मगर जो माताएं मांसाहारी भोजन प्राप्त नहीं करना चाहती हैं, नहीं खाना चाहती हैं, वे दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, छाछ, पनीर, सेवइयों की खीर, चावल की खीर इत्यादि ग्रहण उसे भरपूर मात्रा में करना चाहिए ताकि उसे प्रोटीन मिले। जो सामान्य महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि कमजोर है, वे दालों के माध्यम से अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकती हैं। सोयाबीन दाल की श्रेणी में बेस्ट प्रोटीन का साधन है। इसी प्रकार सूखी फलियों में भी प्रोटीन की मात्रा मिलती है। तो दालों का प्रयोग करके, सोयाबीन का प्रयोग करके, दाल का प्रयोग करके, और जो मांसाहारी हैं वे मांस, मछली, अंडा खा करके भी आप प्रोटीन की पूर्ति करें ताकि दूध का अच्छी मात्रा में श्रावण हो। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम की भी मांग बढ़ जाती है धात्री अवस्था में, क्योंकि दूध से ही दूध का निर्माण होता है। हमारी महिलाएं कहती हैं कि जितनी मात्रा में आप दूध पियोगे या दूध से बने हुए प्रोडक्ट का आप सेवन करोगे, उतनी मात्रा में आपके स्तनों से दूध का निर्माण होगा। तो दूध ही दूध को बनाता है। तो इसके लिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, दही, छाछ, अंडा, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सलजम इत्यादि। आप जानती हैं कि गर्भावस्था के दौरान माता के हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसकी पूर्ति धात्री अवस्था में कैल्शियम खा करके वो कर सकती हैं। और कैल्शियम से संबंधित अगर वो टॉनिक भी लें तो कोई बुरी बात नहीं है। धात्री अवस्था में यद्यपि लोहे की मात्रा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, परंतु उसे रक्त अल्पता जैसे रोगों से बचने के लिए अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्वों से भरपूर भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे चुकंदर, अनार, केला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, बथुआ, चना साग, सहजन की पत्तियां, पुदीना इत्यादि। इन सबों में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। और जहां तक हो सके लोहे की कढ़ाई में अगर वो सब्जियों को पकाती हैं तो लोहे की कढ़ाई के माध्यम से लौह तत्वों की कुछ मात्रा सब्जियों में चला जाता है और लौह तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार विटामिन डी
कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। जो हड्डियां गर्भावस्था के दौरान कमजोर हो गई थी, उसे धात्री अवस्था में पुनः मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विटामिन डी निहायत जरूरी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की किरणें हैं। जो सूरज की प्रातः किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर प्रातःकाल की धूप में थोड़ी देर के लिए धात्री माता घंटे आधे घंटे के लिए बैठे, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल अथवा जो तेल वो लगाती हैं, उनका मालिश करके थोड़ी देर वो धूप में बैठे, तो उससे प्राकृतिक रूप से उसे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। और यदि वे बहुमंजिला इमारतों में काम करती हैं, जहां धूप का कोई साधन नहीं है, यदि वह कामकाजी हैं, तब उन्हें दवाइयों के माध्यम से डॉक्टरी सलाह से लेकर के विटामिन डी की अतिरिक्त खुराक ग्रहण करना चाहिए। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी बढ़ाने और त्वचा को अत्यंत सौंदर्यमय बनाने के लिए विटामिन का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आप जानती हैं कि माता के स्तनों से 450 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन माता के स्तन के दूध से निकलता है। तो इसकी पूर्ति अगर माता विटामिन ए से भरपूर भोजन को करती हैं, तब इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन ए से भरपूर भोजन उसे खाना चाहिए। इसके लिए उसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल जैसे आम, पपीता, केला, कद्दू, इन सब चीजों में विटामिन ए खूब मात्रा में पाया जाता है। गाजर में खूब मात्रा में पाया जाता है। गाजर के हलवा बना करके, गाजर का जूस लेकर के खूब मात्रा में उसे ग्रहण कर सकती हैं। ये तो मैंने आपको बताया गर्भवती स्त्री के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि गर्भवती स्त्री को जब एनीमिया हो जाता है, तो उसका प्रभाव धात्री माता के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। रक्त अल्पता से बचाव के लिए धात्री माता को चाहिए कि वह फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 से भरपूर भोजन को ग्रहण करे। फॉलिक एसिड हरे पत्तेदार सब्जियों, दूध और मांसाहारी भोजन में मिलता है। वहीं विटामिन बी12 पर्नीशियस एनीमिया से लोगों की सुरक्षा करता है और वह खास करके मांसाहारी भोज्य पदार्थों में ही मिलता है। शाकाहारी भोज्य पदार्थों में विटामिन बी12 कभी नहीं मिलता है। दूध में उसकी जरूर मात्रा उपलब्ध होती है। तो जो माताएं मांसाहारी नहीं हैं, उन्हें अपने आहार में अधिक मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए। धात्री माता को कब्ज का रोग न हो, इसके लिए उसे अपने आहार में रेशेदार भोज्य तत्वों से प्रचुर मात्रा का भोजन करना चाहिए। उसे अधिकाधिक मात्रा में जूस का सेवन करना चाहिए, तरल पदार्थ पीना चाहिए, जिससे कि उसे कोई प्रकार का कोई कष्ट न हो, कब्ज की बीमारी न हो। तो ये देखा आपने कि धात्री माता को वे सभी पौष्टिक तत्व खाने चाहिए जो उसके स्तन में दूध निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं और उसके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होते हैं। धात्री अवस्था में थायमिन की मांग भी बढ़ जाती है। थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जो एक प्रकार का त्वचा रोग ही समझिए। इसकी पूर्ति आप खमीर युक्त भोजन से कर सकते हैं। ड्राई ईस्ट में इसकी मात्रा काफी होती है, तो खमीर युक्त भोजन जैसे आपका इडली, डोसा, खमन जैसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके धात्री माता इस बीमारी से बच सकती हैं। वहीं राइबोफ्लेविन की मांग भी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ ही सभी प्रकार के अनाज, बिना छाना हुआ चोकर सहित आटे की रोटी इत्यादि खाने से राइबोफ्लेविन की मांग की भी पूर्ति हो जाती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि धात्री माता को किस प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूर्व में भी बताया था, जो माताएं संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करती हैं और उनके आहार जितना अधिक पौष्टिक और संतुलित होगा, उतना ही उसका दूध भी पौष्टिक होगा, जिसे पीकर के शिशु का पालन पोषण होगा। राजस्थान की अधिकांश महिलाएं जब
शिशु जब को जन्म देती हैं तब उनके घर वाले उनको 15 से 20 किलोग्राम घी उन्हें खिलाती हैं, जबकि इतनी मात्रा में घी खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। धात्री अवस्था में इतनी घी खिलाने की जरूरत नहीं होती है, जितनी मांग है उससे थोड़ा अधिक 20-25 ग्राम अतिरिक्त आप घी दे सकते हैं। अतिरिक्त घी खाने से, अधिक घी खाने से उनकी आर्टरीज, खास करके कोरोनरी आर्टरीज, जो हृदय की धमनियां हैं, शरीर के अन्य धमनियां हैं, उनमें उनका जमाव हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती हैं, जो आगे चल करके उनको हार्ट डिजीज और कोरोनरी डिजीज, आर्टरीज जैसे ब्लॉकेज को जन्म देती हैं। तो धात्री अवस्था में बहुत अधिक घी खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, धात्री अवस्था में घी से बने गोंद की लड्डू, जिसमें भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स हो, आटा हो, गुड़ हो, खिलाना चाहिए। अजवाइन वाली पानी पिलाना चाहिए, जिससे कि उसका म्यूकस जो गर्भाशय और उसके जो प्रजनन तंत्र के अंदर जो म्यूकस है उसका स्रावन ठीक प्रकार से हो जाए और गर्भावस्था पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर सके। साथ ही धात्री अवस्था में गर्म पानी ही पीना चाहिए, अजवाइन युक्त पानी ही पीना चाहिए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि धात्री अवस्था में कौन सा आहार वर्जित है। तो अब मिर्च मसाले, खटाई युक्त भोजन न ग्रहण करें। इसका जाने अनजाने प्रभाव आपके नवजात शिशु पर पड़ता है, क्योंकि वह आपके दूध से ही उसका पालन पोषण हो रहा है। बासी भोजन, बाजार का खुला हुआ कोई किसी भी प्रकार का सामग्री, मिठाई से उसे वर्जित समझना चाहिए, इसे बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और कटहल जैसी सब्जियां, उड़द की दाल, जो गैस बनाने वाली सब्जियां होती हैं, और जो दालें हैं उनका भी यथासंभव हो सके तो उसे वर्जित ही समझना चाहिए। गोंद के लड्डू इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हलवा घी में डाल करके गर्भवती स्त्री को खाना चाहिए। हरे पत्तेदारी सब्जियों को दाल में मिला करके दलिया, जिसके खाने से उन्हें कब्ज की बीमारी नहीं होती है। आज मैंने धात्री माता के संबंध में जानकारी प्रदान की। धन्यवाद, नमस्कार।